चलिए प्रारंभ करते हैं आज का श्लोक क्रमांक 4। पाठ करते हैं सबसे पहले। पृथ्वी छंद है ये। प्रसह्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। 8 और 9 वर्णों पर रुकते हुए इसमें हमको पढ़ना होता है, तो उस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है। अंत में एक बार और पढ़ेंगे तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। भर्तृहरि जी अपने काव्य को लिखना प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें कल जो हमारी बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो अज्ञ होता है वो सुख से समझाया जा सकता है, सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ को और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के अंश से दुर्विदग्ध है उसे नहीं समझाया जा सकता। उसी भाव को लिए हुए, क्योंकि मूर्ख पद्धति के ही सारे श्लोक अभी आगे चलेंगे, तो उसी पद्धति का उसी भाव का ये श्लोक यहाँ पर लेते हुए चल रहे हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की बात कहेंगे कि असंभव से असंभव कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन जो एक मूर्ख व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, दुराग्रह से ग्रस्त जो व्यक्ति है, उसे नहीं समझाया जा सकता। तो तात्पर्य यही है कि मैं यह काव्य लिख तो रहा हूँ, नीति की बात बता तो रहा हूँ, लेकिन जिसे नहीं मानना है, जो दुराग्रह से ग्रस्त है, वो कभी भी नहीं मानेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम पंक्ति से ही लिखा हुआ है, प्रसह्य अर्थात प्रयत्न करने पर, हठ पूर्वक प्रयत्न करने पर, बलपूर्वक किसी चीज को करने पर क्या हो सकता है। यहाँ से आप देखें, नीचे पदच्छेद भी आप देख सकते हैं, मणिम उद्धरेत, तो यहाँ है मणिम उद्धरेत। मणि को उद्धरित अर्थात निकाला जा सकता है ना। यहाँ से मणिम उद्धरित, इस प्रकार से हमने अलग निकाला। मणिम उद्धरित, मणि को अलग किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। कहाँ से निकाला जा सकता है, तो लिखा हुआ है मकर वक्त्र दंष्ट्र अंतरात। नीचे पदच्छेद में आप एक एक शब्द अलग से लिख सकते हैं कि मकर अर्थात मगर के, वक्त्र अर्थात मुख, दंष्ट अर्थात दांत, अंतरात अर्थात बीच में से। तो मगर के मुख में जो दांत हैं, उन दांतों के अंतरात अर्थात बीच में से उद्धरित अर्थात प्राप्त की जा सकती है। किसको प्राप्त किया जा सकता है? मणिम उद्धरित, मणि को प्राप्त किया जा सकता है। ये एक असंभव कार्य बताया। वे जो प्रसह्य है, ये सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं कि प्रसह्य समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी संतरित, त्रिधातु से तरेत अर्थात तैरा जा सकता है, तैर कर पार किया जा सकता है। किसको? समुद्र को। समुद्रम अपि, ऐसे समुद्रम, तो प्रचलत ऊर्मि मालाकुलम, उससे क्या शब्द निकलेंगे? निकलेंगे प्रचलत ऊर्मि माला, माला आकुलम। तो आकुलम में जो ध्वनि सुनाई दे रही है वही ध्वनि समुद्रम में थी, इसका मतलब विशेषण विशेष है। तो समुद्र कैसा है? प्रचलत, चलती हुई। तो चलती हुई से यहाँ तात्पर्य है उछलती हुई। क्यों? क्योंकि किसके संदर्भ में बात कही जा रही है? ऊर्मी, ऊर्मी अर्थात तरंग। तो चलती हुई तरंग अर्थात उछलती हुई तरंग जो है, इन उछलती हुई तरंगों की माला अर्थात समूह, और उस समूह से आकुलित अर्थात व्याप्त है जो, ऐसा कौन? समुद्र। तो उछलती हुई तरंगों के समूह से आकुलित व्याप्त है जो समुद्र, सामान्य समुद्र नहीं है, अधिक उतार चढ़ाव जिसमें हो रहा है, बहुत ही तरंगें जिसमें चल रही हैं, ऐसे समुद्र को भी संतरित, तैर कर पार किया जा सकता है। कैसे? तो प्रसह्य, प्रयत्न करने पर। फिर तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि भुजंगम अपि कोपितम। भुजंगम अपि कोपितम, ये पदच्छेद है, इसको हम अन्वय करेंगे तो कोपितम में जो ध्वनि सुनाई दे रही है वही भुजंगम में। तो विशेषण विशेष भाव लेते हुए चलें, कोपितम अपि भुजंगम। भुजंग अर्थात सर्प। कैसा सर्प? तो कह रहे हैं कोपितम अपि, जो क्रोधित हुआ है, सामान्य सर्प नहीं है, क्रोध से युक्त जो सर्प है। सर्प वैसे भी खतरनाक होता है, और क्रोध से युक्त हो तब तो कहने ही क्या। तो कोपितम अपि भुजंगम, सिरसी, सिर पर,
पुष्पवत, पुष्प के समान, धारयेत, यहाँ धारये है और यहाँ नीचे दो ना दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर ना जाएगा धारयेन, और वो संधि की वजह से ताको ना हुआ है, तो यहाँ जो क्रियापद बनेगा वो धारयेत इस प्रकार का क्रियापद है। भुजंगम अपि, सर्प को भी, कैसे सर्प को, कोपितम जो क्रोधित हुआ सर्प है उसको भी, सिरसी सिर पर, धारयित धारण किया जा सकता है, किसके समान, पुष्पवत, पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। तो ये सारी असंभव सी लगने वाले कार्य भी किए जा सकते हैं, लेकिन एक कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता, क्या, कि न तू, लेकिन नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट अर्थात दुराग्रह से युक्त मूर्ख जन का जो चित्त है, जो मन है, उसको न आराधयेत, उसे आराधित नहीं किया जा सकता, उसे मनोरंजित नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रतिनिविष्ट है, दुराग्रह से युक्त है। तो मेरी नीति की बातें भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको पूर्व के दुराग्रह छोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा अगर आप भी प्रतिनिविष्ट हैं तो आप मेरी बातें नहीं समझ सकते, ऐसा भर्तृहरि का कहना यहाँ पर है। सामान्य अर्थ की बात हमने की। इससे इसका जो अन्वय बनना चाहिए उस अन्वय को भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। नीचे आप अन्वय को भी देख पा रहे हैं कि मकर वक्त दृष्टांतरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत, प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत, कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवद् धारयेत, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम तु न आराधयेत। इस प्रकार से ये हमने अन्वय का देखा है। इसके संबंध में बनने वाला जो व्याकरण के अंश हैं, पहले उन व्याकरण के अंशों को देख लेते हैं, फिर बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। व्याकरण के अंश में सबसे पहले आपको शब्द दिया हुआ था प्रसह्य, तो वहां पे प्रापसर्ग पूर्वक सह धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर प्रसह्य यह पद बनेगा। तीन क्रियापद इसमें आए हुए हैं, उद्धरेत, संतरेत और धारयेत। ये सभी कहाँ बनेंगे? ये तीनों ही विधिलिंग लकार में इनका प्रयोग किया जाता है। रूप कैसे चलेंगे? उद्धरेत उद्धरेताम उद्धरेयुः, संतरेत संतरेताम संतरेयुः, धारयेत धारयेताम धारयेयुः। इस प्रकार से मकर वक्त दंष्ट्रांतरात एक समस्त पद दिया हुआ है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से होगा, हिंदी में समझ लें पहले। मगर का मुख, मुख में दांत और उन दांतों के बीच में से, तो मकरस्य वक्त्रम मकर वक्त्रम, मकर वक्त्रे या दंष्ट्राह मकर वक्त दंष्ट्राह, और तासाम अंतरात उनके बीच में से। तो यहाँ पहले षष्ठी तत्पुरुष है, इसके बाद यहाँ पर बहुव्रीहि है, और इसके बाद फिर तासाम अंतरात, ये कहना चाहिए षष्ठी का ही षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर है। फिर प्रचलित ऊर्मिमाला कुलम, यहाँ पर कौन सा समास है? तो प्रचलित हैं जो ऊर्मियां, उसको हम कहेंगे प्रचलंताः, प्रचलंतः ऊर्मयः। ये है आपका कर्मधारय समास यहाँ पर। और उन ऊर्मियों की माला, तो तेषाम माला यहाँ पर है आपका षष्ठी तत्पुरुष। और ताभिः आकुलम, तो प्रचलित ऊर्मिमाला कुलम, ये अंतिम रूप से फिर आपको तृतीय तत्पुरुष देखने को मिलेगा। प्रतिनिविष्ट मूर्ख चित्तम में किस प्रकार समास होगा? प्रतिनिविष्ट है जो मूर्ख, पुनः कर्मधारय, विशेषण विशेष है। प्रतिनिविष्ट कौन है? मूर्ख। मूर्ख कैसा है? प्रतिनिविष्ट। तो इस प्रकार के जहां प्रसंग बनता है वहां कर्मधारा हुआ करता है। इससे ऊपर भी ऊर्मियां कैसी हैं? प्रचलंत्यः, प्रचलंतः कः ऊर्मयः। इस प्रकार से विशेषण विशेष भाव जहां हो वहां कर्मधारय समास। तो प्रतिनिविष्टः जासो मूर्खः, प्रतिनिविष्ट मूर्खः, यहाँ कर्मधारय है। और फिर तस्य चित्तम, प्रतिनिविष्ट मूर्ख चित्तम, षष्ठी तत्पुरुष आपको देखने को मिलेगा। भुजंग कैसे बनेगा? भुजम नाम कुटिलम गच्छति इति, जो टेढ़ा चलता है उसे भुजंग कहते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ कुछ प्रधान व्याकरणांश थे। इससे बनने वाले हम प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहले तो तीन पंक्तियों से तीन प्रश्न। मणिम कुतः उद्धरेत, मणि को कहां से प्राप्त किया जा सकता है? मणिम मकर वक्त दंष्ट्रांतरात उद्धरेत। इसी प्रकार समुद्रम कीदृशमस्ति
प्रचलदूर्मिमालाकुलं समुद्रमस्ति तत्समुद्रं कथं सन्तरेत् प्रसह्य सन्तरेत्। पुनः भुजङ्गः कीदृशः अस्ति, भुजङ्गः कोपितः अस्ति, तं भुजङ्गं कथं शिरसि धारयेत्, तर्हि पुष्पवत्, पुष्प के समान शिरसि धारयेत्। कम न आराधयेत, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम न आराधयेत प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम न आराधयेत। इस प्रकार से इसके बनने वाले कुछ प्रश्नों की हमने चर्चा की, व्याकरणांश की हम चर्चा कर चुके हैं। अंतिम रूप से इसका पाठ करते हुए आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। इस प्रकार से आज का पाठ था। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को भूयात् तावत् मंगलम्।